अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इन प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ तो हमने पिछली पीरियड में या पिछली क्लास में पढ़ी थी, जिनमें एक सिमेट्री था और दूसरा ज्योमेट्रिकल शेप था। तो आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उनमें नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो स्टार्ट लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसमें नंबर वन है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दो इससे पहले हमने पढ़ी है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस और सॉलिड थिंग इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, यानी वो दर्जे हरारत जिस पर कोई ठोस चीज़ माया हालत में तब्दील हो जाती है, तो वो उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प होता है। शार्प का क्या मकसद होता है कि ये जब पिघलना शुरू कर देते हैं तो फौरन पिघल जाते हैं, टेम्परेचर का रेंज नहीं लेते। जिस तरह ये प्योर होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस जब पिघलते हैं तो वो टेम्परेचर का एक रेंज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो 60 पे पिघलना शुरू कर देता है और वो इम्प्योर है तो वो 65 तक पिघलेगा। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होती है, चूंकि वो स्पेसिफिक तरीके से बना हुआ होता है, वो बाकायदा जियोमेट्री से बना होता है, उनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, उनके एंगल्स और उनके एजेस ये सब एक तरतीब से बने होते हैं और सब एक ही जैसे होते हैं। तो इसलिए जब वो पिघलना शुरू कर देता है तो फौरन पिघल जाता है, टेम्परेचर का रेंज नहीं लेता, बल्कि जिस टेम्परेचर पर पिघलना शुरू कर देता है तो वो फौरन पिघल जाता है। इसलिए कि उनकी जो एनर्जी उनको प्रोवाइड होती है उनके डिफरेंट बॉन्ड्स को या डिफरेंट एंगल्स को, तो उनसे वो वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिसे हम एटम्स कहते हैं या जिसे हम आयंस कहते हैं, या जो इनके पार्टिकल्स होंगे, तो वो जब वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं तो इसकी टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उनके बॉन्डिंग फौरन सारे एक ही टेम्परेचर पर सारे बॉन्ड उसके टूट जाते हैं और वो फिर माया हालत में तब्दील हो जाता है। और जब ये माया हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, तो उसके बाद इसका टेम्परेचर जो होता है अप टू मेल्टिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट होता है। हीट तो हम कंटिन्यूसली इसको देते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर फिर बढ़ता नहीं है मेल्टिंग पॉइंट पे, एक ही टेम्परेचर पर ये पिघलता है। तो ये एक प्रॉपर्टीज है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है क्लीवेज प्लेन। नंबर 2, क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन क्या होता है? तो क्लीवेज प्लेन जो होता है वो उस एक्सिस को कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जिन पे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, यानी वो लाइन, वो एक्सिस जिस पर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस किया होता है ब्रेक हो जाता है। व्हेन अ क्रिस्टल ब्रेक, जब भी कोई क्रिस्टल हम तोड़ते हैं या ब्रेक करते हैं तो ये क्रिस्टल जो होते हैं ये एलांग किसी स्पेसिफिक स्ट्रेट फेस के जरिए वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये जो सेपरेशन उसकी होती है इस जगह पे, इसमें जो अट्रैक्शन होती है या ये वीक होते हैं, इस पर ये वीक एटॉमिक स्ट्रक्चर इसकी यहाँ पर वीक होती है, तो इसलिए ये एक स्पेसिफिक एंगल से ब्रेक हो जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसकी ये शेप है, तो ये इस तरह से बना हुआ है। तो अब इसके लिए ये क्लीवेज प्लेन नहीं है, इसके लिए क्लीवेज प्लेन ये है, तो ये इसका क्लीवेज प्लेन है, ये क्लीवेज प्लेन नहीं है। तो इसी तरह क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में भी, तो वो चाहे वो क्यूबिक शेप में है, चाहे वो रोम्बोहेड्रल में है, चाहे वो अर्थरोम्बिक में है, चाहे वो हेक्सागोनल में है, तो उनमें स्पेसिफिक लाइंस होते हैं जिनके ज़रिए उनके फेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, या जिस पे उसके यूनिट सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यानी
टू एडजेसेंट क्लीवेज प्लेन्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए डिफिनेट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, डिफिनेट एंगल पर, एक मखसूस एंगल पर वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसकी जो इंटरफेशियल एंगल्स की जो मैग्नीट्यूड होती है तो क्लीवेज के बाद ये सॉलिड टू सॉलिड डिफरेंट होती है, और ये हर सॉलिड की क्या होती है, अपनी एक मखसूस कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके बाद जो नंबर 3 है वो है हमारे पास प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की, वो है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मकसद यह है कि दी एपरेंट शेप ऑफ क्रिस्टल, दी एपरेंट शेप ऑफ अ क्रिस्टल या दी एक्सटर्नल शेप ऑफ अ क्रिस्टल, दी एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल इसका हैबिट ऑफ क्रिस्टल। यानी जब हम उस क्रिस्टल को देखते हैं तो उसकी शक्ल हमें कैसे दिखाई देती है, वो किस शक्ल का है। जिस तरह हमने 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पढ़ी है कि उसका यूनिट सेल क्यूबिक टाइप का है, उसका यूनिट सेल आर्थ्रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, जो भी है। तो एक्सटर्नली क्रिस्टल जिस तरह हमें लुक लाइक करता है, जिस तरह हमें दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो होता है ये उसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस जो होती है उसको शो कहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर वो हमें किस तरह दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो NaCl जो है इट इज क्यूबिक, इसकी हैबिट क्या है? क्यूबिक। ये हमेशा के लिए क्यूबिक ही हमें दिखाई देगा, यानी जिसके जो 3 एक्सिस है X, Y और Z ये भी बराबर होते हैं सब, और इनके जो इनके दरमियान अल्फा बीटा गामा और एंगल्स होते हैं वो भी 90 के बराबर होते हैं सब, तो इसको कहते हैं क्यूबिक। अब सोडियम क्लोराइड जब भी ग्रो करेगा इसकी हैबिट यह है कि ये हमेशा के लिए क्या होती है? क्यूबिक होगी। आप जिस तरीके से भी इसको बनाएंगे सोडियम क्लोराइड क्यूबिक ही बनेगा, तो इसको कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। इसके बाद जो नंबर 3 है वो है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। नंबर 3 है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल किस तरह ग्रो करता है? हैबिट उसके यूनिट सेल की अपीयरेंस को हम कहते हैं, और जो ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल है या क्रिस्टल ग्रोथ है इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल या क्रिस्टल ग्रोथ। ये क्या है कि जब यूनिट सेल रखे जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में तो उससे उसकी ग्रोथ मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। यानी ये फ्लैट भी हो सकता है, ये एक ही लाइन में 1 डायमेंशन में नीडल लाइक भी इसकी ग्रोथ हो सकती है, और इसकी 3 डायमेंशन में भी ग्रोथ हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पर कि जब इसकी प्रिपरेशन का तरीक़ाकार है या क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आप किस तरह कर रहे हैं, वो आप इसके हार्ड सेचुरेटेड सोल्यूशन को कूल कर रहे हैं उससे क्रिस्टल बना रहे हैं, या आप इसके सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन को कूल कर रहे हैं, या आप इसको टेम्परेचर देकर उससे बुहारात उड़ा रहे हैं। तो डिपेंड करता है मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर कि क्रिस्टल ग्रोथ किस किस्म की होगी। इसी तरह क्रिस्टल ग्रोथ का डिपेंड जो है वो इम्प्यूरिटीज़ पर भी होता है कि जिस सोल्यूशन से आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं वो सोल्यूशन किस किस्म का है, वो प्योर है या इम्प्योर है। फॉर एग्जांपल जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl की ग्रोथ करते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ करते हैं सोडियम क्लोराइड की हम करते हैं, तो जब भी हम इसकी सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन से करते हैं तो ये क्या होता है? ये हमेशा के लिए होता है क्यूबिक फॉर्म में। यानी सोडियम क्लोराइड जब सेचुरेटेड सोल्यूशन से करते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन से इसकी क्रिस्टल ग्रोथ करते हैं तो ये क्यूबिक होता है, क्यूबिक। लेकिन अगर इसी सोल्यूशन में हम 10% यूरिया एज इम्प्योरिटी डाल दें, इस सोल्यूशन में हम क्या डाल दें? 10% यूरिया डाल दें, किस लिए? एज इम्प्योरिटीज। तो फिर ये इसकी जो क्रिस्टल ग्रोथ है, इसका जो मेथड ऑफ ग्रोथ है कि वो किस तरीके से ग्रोथ होगी इसकी, तो ये इस पे इफेक्ट कर देता है, और फिर ये क्यूबिक नहीं बनता, ये नीडल लाइक बनता है, नीडल लाइक। अब नीडल लाइक मतलब ये भी क्यूबिक ही होता है, लेकिन इसमें जो क्यूबिक होता है, ये फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है, ये चौथा क्यूब है, इस तरीके से इसकी तकनीक होती है। जबकि इधर आप ये क्यूबिक है लेकिन
अब ये नीडल लाइक है इस तरह, अब ये इस तरह इसकी ग्रोथ होगी। जब प्योर सोडियम क्लोराइड थी तो इसकी क्यूबिक शेप की ग्रोथ इस तरह होगी, लेकिन जब हम इसमें 10% यूरिया डाल देते हैं इम्प्योरिटी, तो फिर वो इस सोल्यूशन को इस पे कंपेल करता है, मजबूर करता है इस बात पर कि फिर इसकी नीडल लाइक ग्रोथ होती है। तो ये है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, कि इसकी जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल की, वो कैसे होती है, वो फ्लैट होती है, वो नीडल लाइक होती है, या वो फिर 3 डायमेंशन में क्यूबिक शेप में बनती है। तो इनका डिपेंड होता है मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर, कि आप किस तरीके से इसकी क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, इस पे डिपेंड है इसका। तो जब सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन हम करते हैं तो ये इन तीनों में से बन सकता है, ये 3 डायमेंशनल भी बन सकता है, ये 2 डायमेंशन में फ्लैट भी बन सकता है। अब ये 3 डायमेंशन है कि इधर भी है, इधर भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ते हैं, इधर भी बढ़ते हैं, तो ये है 3 डायमेंशन। ये 1 डायमेंशन वाला है क्यूबिक, और 2 डायमेंशन में भी ये होता है कि ये इधर भी बढ़ रहा है, ये इधर भी बढ़ रहा है, और ये इधर भी बढ़ रहा है। 2 डायमेंशन में होता है, इधर भी इस पे बढ़ रहा है, इधर भी। तो 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, और ये 1 डायमेंशन में जिसको हम कहते हैं नीडल लाइक, वो भी इसकी ग्रोथ हो सकती है। इसके बाद जो एक और प्रॉपर्टी है वो है एन आइसोट्रोपी, वो है एन आइसोट्रोपी। तो एन आइसोट्रोपी क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। नंबर 4 है एन आइसोट्रोपी, एन आइसोट्रोपी। व्हाट इज एन आइसोट्रोपी? तो एन आइसोट्रोपी जो है ये इट इज द इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन पास थ्रू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ अ क्रिस्टल। यानी जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, या थर्मल एक्सपेंशन है, या और इसकी जो लाइट पैसेज है वगैरह वगैरह, जब हम वो इसमें से करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफरेंट साइड्स में से, तो वो डिफरेंट साइड से उन प्रॉपर्टीज को डिफरेंट मिकदार में या मैग्नीट्यूड में या इंटेंसिटी में शो करता है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरे अल्फाज में मेरा मकसद ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो तमाम डायरेक्शन से चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक जैसी मिकदार में नहीं देता। एक ही प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन से एक मिकदार में देता है तो उसी प्रॉपर्टी को दूसरे डायरेक्शन में दूसरी मिकदार से वो जाहिर करता है, या उस प्रॉपर्टी की इंटेंसिटी दूसरे साइड से दूसरी होती है, चेंज होती है। यानी ऑल डायरेक्शन से एक किस्म की मिकदार या एक किस्म की जो प्रॉपर्टी होता है वो शो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं, और एन आइसोट्रोपिक क्या है? इट इज द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखें तो वो हम अगर देखें किस चीज का, फॉर एग्जांपल वो है हमारे पास सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का ये एक कंपाउंड सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो एक साइड में पॉजिटिव है, जबकि दूसरी साइड में इसकी जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, थर्मल एक्सपेंशन इसका एक साइड में पॉजिटिव है जबकि दूसरे में नेगेटिव है। इसी तरह अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ये है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि उसमें हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। तो ये इस तरह एक शीट होती है, फिर इस तरह दूसरी लेयर होती है ग्रेफाइट की, लेयर बाय लेयर होता है ग्रेफाइट। हेक्सागोनल रिंग बनते हैं और ये लेयर बाय लेयर होते हैं। तो अब इनमें जो होती है वो अट्रैक्शंस होती है, इन लेयर्स में एक दूसरे से लेयर जुड़े होते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इस डायरेक्शन से एक मिकदार की होती है, जबकि इस डायरेक्शन से दूसरे मिकदार की होती है। क्यों? कि ये लेयर है, अब ये कार्बन है, इसमें हर एक कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के साथ यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ भी मौजूद है, इस कार्बन के साथ भी मौजूद है। तो इस साइड से ये इलेक्ट्रॉनों की फ्लो जो होती है इस डायरेक्शन में ये अच्छी होती है, इस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इस तरह इसकी भी। लेकिन ये यदि टू दी पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ दी
इनके पैरेलल इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो सही होती है, लेकिन जब हम इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखना चाहें तो वो फिर इस डायरेक्शन में क्या होती है, वो उस जैसी नहीं होती है। वजह इसकी ये होती है कि इसकी प्रॉपर्टी का इन्हिसार इसके डायरेक्शन पर होता है, यानी जिन सब्सटेंसेस में कुछ प्रॉपर्टीज का इन्हिसार डायरेक्शंस पर होता है तो उनको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है वो हमारे पास एन आइसोट्रोपिक है, यानी वो एक डायरेक्शन से एक प्रॉपर्टी को एक मैग्नीट्यूड में देता है तो उसी प्रॉपर्टी को दूसरे डायरेक्शन से दूसरी मैग्नीट्यूड में देता है। इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, और इन सब्सटेंसेस को कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है दीज आर एन आइसोट्रोपिक। तो इसी तरह जो क्लीवेज था जो हमने पढ़ा, तो क्लीवेज भी एन आइसोट्रोपिक होता है, क्लीवेज भी एन आइसोट्रोपिक होता है, वो भी एक डायरेक्शन से एक तरह होता है तो दूसरी डायरेक्शन से दूसरी तरह उसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो ये हो गया एन आइसोट्रोपी। इसके बाद है आइसोमॉर्फिज्म, नंबर 5। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसो का वर्ड जो है इसका मीनिंग है सेम, और मॉर्फिज्म मार्फ से लिया गया है। मार्फ मीन्स स्ट्रक्चर या शेप, स्ट्रक्चर या शेप, और ये इस प्रॉपर्टी को या प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो जाता है या फिनोमेनन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। फिनोमेनन या फिनोमेनन, फिनोमेनन यानी दैट फिनोमेनन in which different crystalline substances have the same crystalline shape, same structure या same shape। तो different crystalline substances जब एक ही crystalline shape में exist करते हैं तो हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं कि these are isomorph of each other, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहलाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, इस फिनोमेनन को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। यानी तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म वो है कि when two or more different crystalline substances are found to be present in one crystalline shape, then these two compounds are called isomorph of each other, and this phenomenon is called isomorphism। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड NaF और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं। तो ये जो है ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है, और इनका जो शेप है वो है क्यूबिक, इन दोनों का जो शेप है वो क्यूबिक है, ये क्या है? क्यूबिक है। तो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है। अब आइसोमॉर्फ में जो एटॉमिक रेशियो होती है वो भी सेम होती है 1:1, और इसका शेप भी जो होता है वो इसी तरह एक होता है। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट वो भी रोम्बोहेड्रल है, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 और सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये दोनों जो है ये रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल। अब ये दोनों जो है ये डिफरेंट कंपाउंड है, ये और कंपाउंड है, लेकिन इनमें एटॉमिक रेशियो जो है ये भी एक जैसी है, सोडियम 1 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3 1 वो रेशियो भी सिमिलर होती है। अब ये और ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहलाते हैं, और इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? इसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। आइसोमॉर्फ जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल इसलिए कि ये दोनों केमिकल कंपाउंड मुख्तलिफ हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फ की जो होती है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। सिर्फ चूंकि ये एक ही क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट कर लेते हैं तो इसलिए इसको आइसोमॉर्फ कहते हैं। एटॉमिक रेशियो भी इनमें सेम होती है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म, जिस तरह पॉली मीन्स मेनी, मेनी, मार्फ वही लफ्ज है स्ट्रक्चर या शेप, शेप और ये फिनोमेनन को कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज दैट फिनोमेनन in which one compound, one chemical compound exists in more than one crystalline shapes। यानी जब भी हमारे पास कोई एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन शेप में पाया जाए, एग्जिस्ट कर पाए, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो इसके डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप होते हैं
ये क्रिस्टलाइन शेप एक दूसरे के पॉलीमार्फ कहलाते हैं। क्रिस्टलाइन शेप एक दूसरे के पॉलीमार्फ कहलाते हैं, पॉलीमार्फ कहलाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट हमारा एक कंपाउंड है। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये रोम्बोहेड्रल भी होता है और आर्थ्रोम्बिक भी है, आर्थ्रोम्बिक भी है और रोम्बोहेड्रल भी है, रोम्बोहेड्रल। और दूसरी जो इसकी शेप है वो है आर्थ्रोम्बिक। रोम्बोहेड्रल और आर्थ्रोम्बिक दोनों सूरतों में ये जो है पाया जाता है। मैंने चेक किया पेपर दिना, आर्थ्रोम्बिक ये दोनों शेप में पाया जाता है। अब ये एक क्रिस्टलाइन शेप है, ये दूसरी क्रिस्टलाइन शेप है। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में से ये एक शेप है, ये दूसरा शेप है, लेकिन कंपाउंड एक है। तो जब भी कोई एक कंपाउंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के पॉलीमार्फ है, यानी ये कंपाउंड जो है ये पॉलीमार्फ है, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन शेप रखता है। ये सिल्वर नाइट्रेट ये और ये इसके पॉलीमार्फ स्ट्रक्चर हैं, ये इसके कंपाउंड एक है लेकिन क्रिस्टलाइन शेप इसकी दो पाए जाते हैं। तो ये इसका पॉलीमार्फ, ये इसका पॉलीमार्फ है, और इस कंपाउंड को भी पॉलीमार्फ कहते हैं। तो ये एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन शेप रखता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज दैट प्रॉपर्टी इन विच one crystalline compound is found in more than one crystalline shape. So this property is called polymorphism, and this compound is called polymorphous. तो ये इसको कहते हैं। तो ये एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं। ये जो डिफरेंट इसके शेप्स होते हैं एक ही कंपाउंड के, these are interconvertible into each other. इसके बाद पढ़ते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी जिसे उर्दू में बहरूपियत कहते हैं, एलोट्रोपी या बहरूपियत क्या है? तो ये एलिमेंट के साथ इसका ताल्लुक होता है। एलोट्रोपी का ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है? एलिमेंट के साथ। जब भी हमारा कोई एलिमेंट, आंसर जिसे हम कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़े हैं, जब भी हमारा कोई एलिमेंट या कोई आंसर मोर देन वन क्रिस्टलाइन शेप में पाया जाए, यानी डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाए, तो उनको एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहा जाता है। बहरूप जिसे कहते हैं, एक दूसरे के एलोट्रोप्स, और इस प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एलोट्रोपी। तो ये जो एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, ये एक ही आंसर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमारे पास सल्फर है, तो सल्फर मोनोक्लिनिक में भी पाया जाता है और आर्थ्रोम्बिक में भी पाया जाता है। मोनोक्लिनिक भी होता है और आर्थ्रोम्बिक भी होता है। या जिसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 है और O3 है। ये सब सिंपल एग्जांपल ये है इसकी कि O2 और O3 ये कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये चूंकि एक आंसर है, इसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो इसको एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहा जाता है। तो ये है ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन, और ये है हमारे पास ओजोन। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये एक ऑक्सीजन आंसर है, उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हालत हैं, तो इसको एक दूसरे के एलोट्रोप्स कहा जाता है। ये इसका एलोट्रोप, ये इसका एलोट्रोप, और इस प्रॉपर्टी जो इसमें पाई जाती है डिफरेंट स्ट्रक्चर की, इसको कहते हैं एलोट्रोपी। इसको क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं। तो ये जो है इस एलोट्रोप्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसके बाद इसी के साथ जो ताल्लुक है वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर उस दर्जे हरारत को कहता है कि जिसमें एक क्रिस्टलाइन शेप दूसरे क्रिस्टलाइन शेप में चेंज होती है। यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर at which one crystalline shape of a compound changes to another crystalline shape. या आप इसकी तारीफ यूं भी कर सकते हैं कि ट्रांजिशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर at which two different crystalline shapes of a compound or of element exist. तो ये कंपाउंड के लिए भी हो सकता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ये एलिमेंट के लिए एलोट्रोपी के हवाले से भी हो सकता है। यानी ये पॉलीमॉर्फ के लिए भी हो सकता है।
और ये एलोट्रोपी में एलोट्रोप्स के लिए भी हो सकता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो दर्जा हरारत है जिस पे किसी आंसर की या किसी कंपाउंड की एक क्रिस्टलाइन शेप दूसरे क्रिस्टलाइन शेप में चेंज होती है, या ट्रांजिशन टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर किसी आंसर की या किसी कंपाउंड की जो दो क्रिस्टलाइन शेप्स होती है वो दोनों एग्जिस्ट करती है, दोनों पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर है, रोम्बिक सल्फर S8 और ये रोम्बिक कलर में है, रोम्बिक। तो ये टेम्परेचर है मेरे यहाँ 96.56 95.6 तो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये S8 होता है मोनोक्लिनिक में चेंज होता है। अब 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ये भी पाया जाता है रोम्बिक और ये भी पाया जाता है मोनोक्लिनिक, दोनों इक्विलिब्रियम पे। अब आप टेम्परेचर 95.6 से बढ़ाएंगे 97-98 की तरफ जाएंगे तो ये हालत कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, यानी रोम्बिक खत्म हो जाएगी, मोनोक्लिनिक बढ़ती जाएगी, वो बन जाएगी। अगर आप टेम्परेचर 95.6 से कम करेंगे, 95.6 से कम करते हैं, 94 करते हैं, 93 करते हैं, कम करते हैं, तो ये जो S8 है मोनोक्लिनिक शेप फिर कन्वर्ट होगी कि इसमें रोम्बिक में, वो हालत खत्म होगी, ये हालत बनेगी। और इस टेम्परेचर पर ये और ये दोनों इक्विलिब्रियम में पाई जाती है, दोनों मिलती है। इसी तरह हमारे पास जो KNO3 है पोटाशियम नाइट्रेट, वो रोम्बोहेड्रल और आर्थ्रोम्बिक में पाया जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये KNO3 इसकी जो हालत होती है, तो KNO3 टेम्परेचर इसका है 128.4, रोम्बोहेड्रल और आर्थ्रोम्बिक। रोम्बोहेड्रल ये होती है रोम्बोहेड्रल ये होती है 128 कितना है 128.5 और इससे बनती है आर्थ्रोम्बिक इससे बनती है। अब 128.5 अगर टेम्परेचर है तो ये रोम्बोहेड्रल भी होता है और ये आर्थ्रोम्बिक भी होता है, दोनों इसकी जो शेप होती है क्रिस्टलाइन वो दोनों एग्जिस्ट करती है। जब हम इसका टेम्परेचर 128.5 से बढ़ाएंगे 130 करेंगे तो ये खत्म होगी, ये रोम्बोहेड्रल और आर्थ्रोम्बिक बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसको कम करेंगे 127 करें 140 करें तो ये आर्थ्रोम्बिक शेप जो है ये खत्म होगी और ये शेप बनेगी। जबकि इस टेम्परेचर पर ये दोनों हालतें पाई जाती है तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस पर किसी कंपाउंड की या किसी एलिमेंट की दोनों या क्रिस्टलाइन शेप जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। इससे बिलो टेम्परेचर पर एक शेप बनती है और इससे हायर टेम्परेचर पर दूसरी शेप में कन्वर्जन होती है। तो इस टेम्परेचर पर इसकी जो दोनों हालतें होती है वो इंटर कन्वर्टिबल होती है। तो ये है इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज। इंशाल्लाह अगली क्लास में क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और किस तरीके से उनको बनता है, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, स्पेस लैटिस भी इसको कहते हैं, तो इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।